नमस्ते। कल आपको मैंने इस स्वराज्य की नींव पाठ को पढ़ाया था। उसी पाठ को पूर्ण करने के लिए आज फिर से उपस्थित हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी उदासीनता का कारण अपनी सेनानी मुंदर, जूही को बताया और विलासिता में डूबे हुए लोगों के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए। ये लोग विलासिता में डूबे जरूर रहे, पर जल्दी ही अपने कर्तव्यों को जानेंगे। इसी आश्वासन के साथ जूही ने जब ये बात कही तो रानी लक्ष्मीबाई के मन में थोड़ी उल्लासिता जागी और उसको यह विश्वास हुआ कि हम लोग भले अपने राज्यों को नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस राज्य की नींव जरूर बनेगी। इसी उल्लास के साथ जूही, मुंदर, रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से फिर अपने अगली योजना को बनाती है, इस पाठ को आप पुनः पुनः देखिए। जूही, मुंदर और रानी लक्ष्मीबाई के मन में जब एक दूसरों से बात करते हुए चिंता के बादल उनके चेहरे से हट चुके थे, तब उन्होंने क्या कहा देखिए जूही से कि जानती हूँ महारानी, वो विलासिता में डूब गए। तभी वो मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश हुई। विलासिता विलासिता शब्द व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि विलास और विलासिता इसके अंदर जिसका भाव हमको मालूम हो जाता है उसको भाववाचक संज्ञा का रूप दिया जाता है। कौन कहता है विलासिता में डूब गए? विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बादा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा नहीं, मुंदर सेनापति नहीं, मुस्कुराती है। वो समझी तुम तो उसका पक्ष लेंगी। यहाँ पर जूही और मुंदर में मजाक की बात हुई। उसने कहा कि तुम सेनापति का पक्ष लोगी, पक्ष यानी उसके बाद उसके साइड से बोलूंगी क्योंकि तुम उसको चाहती हो। लेकिन जूही ने क्या कहा, मैं उनको भी चाहती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा किसको चाहती हूँ? लक्ष्मीबाई को। और उस लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा किसको चाहती हूँ? अपने देश को। तो मैं अपने जीते जी भी मैं ये बात करने वालों को बराबर रोकती हूँ। हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, मानती रहूंगी, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। और महारानी से भी अधिक मैं किसे मानती हूँ? अपने देश को। इसीलिए मैं सरदार को ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। ये आश्वासन किसने दे दिया? जूही ने। मेरे लिए महारानी भी उतनी है, सेनापति भी उतने हैं, लेकिन देश के प्रति अगर कोई गद्दारी करे तो मैं सेनापति को छोड़ सकती हूँ, लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। सब पका जूही तो नाराज, उसको लगा अरे मैंने मजाक में कहा। सब पकाकर मैंने थोड़ी सी संकोच हो गई कि मेरी वजह से जूही को कुछ कष्ट पहुंचाऊं। उसने कहा मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तूने रोकती क्यों नहीं? मुझे इतना ही कहना है, वो तेरा स्वामी है तो तू उसको विलासिता में जाने से रोको। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उससे उसको बुरी तरह धुतकार दिया यानी उसका अपमान कर दिया। मुंदर से ये बात लक्ष्मीबाई कह रही है कि ये मेरे सामने ये बात हुई। उसने सेनापति को
धुतकार दिया जब उसको बुलाने के लिए आया तो। हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की बात से नहीं बना सकती। मुझे भी नाचना पसंद है, लेकिन देश के लिए, अपने राज्य के लिए, किसी का मनोरंजन करने के लिए मैं नाचने वाली नहीं हूँ। ऐसे में मैं उसको ठोकर मार सकती हूँ, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो कोई भी। इस तरह से जूही ने भी अपनी बात कही और रानी लक्ष्मीबाई ने भी मुंदर से यह बात बताई कि आप मुंदर, तुम इसको ये दोष नहीं दे सकती क्योंकि इसने सेनापति का विरोध किया था। लक्ष्मीबाई दीर्घ श्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उसकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या। मदहोशी यानी जो नशा, जो विलासिता का नशा चढ़ा है, उसको हम ठोकर नहीं मार सकते। और अगर ठोकर मारकर उसकी मदहोशी दूर कर सकते तो ठोकर भी मार, लेकिन वो इतने मदहोश हो चुके हैं कि उसमें से उनको होश में लाना हमारे लिए कठिन है। जब जैसे एक व्यक्ति का नशा तभी उतरता है जब उसका नशा पूरा खत्म हो जाता है, तब उसे होश आता है। उसके पहले उसको कितना भी प्रयत्न कर लो, वो अपने आप को भले ही बहुत छोटा है लेकिन अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन जब उसको एहसास कब होता है, जब उसका नशा चला जाता है। इसीलिए हम उसको सही जगह पर नहीं लाते। ये जूही ये लक्ष्मीबाई मुंदर से बता रही है। दीर्घ श्वास लेकर, दीर्घ श्वास लेने का मतलब लंबी सांस लेना। ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द हमें कचोट रहा है। कचोट रहा मुहावरा है, यानी दिल को दुख दे रहा है। इसका अर्थ अगर ठोकर मारकर हम उसकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। तो अगर आप बोले तो मैं, आप बोलते ठोकर नहीं मार सकते, मैं तो उसको मैं चाहती बहुत हूँ, लेकिन देश के प्रति वो विद्रोह करे तो रानी साहिबा मैं उसको ठोकर भी मार दूंगी। भाई साहब मैं और मैं भी तैयार हूँ। भाई साहब चलो, हम सब चलकर उसकी नींद हराम कर दें। चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसका जीना, उसकी नींद, वो जो मदहोश में डूबा हुआ है, जो राग और रंग में डूबा हुआ है, उसको हमें क्या करना है, दूर करना है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी चलती हूँ। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरें उनकी नींद को जगा सकती, अब वो ऐसे ठीक से नहीं होंगी। अब तो जब स्वयं दुश्मन उनके ऊपर आ जाएंगे, वो लोग उनको ठोकर मारेंगे, तभी उनको होश आएगा। इन विलासिता में इतने डूब चुके हैं कि हमारी कोई भी बात, कोई भी सीख उनको अच्छी नहीं लगेगी। और उनको अपनी गलती का एहसास कब होगा, जब दुश्मनों की उनको ठोकर लगेंगी। दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कर रही हो। हाँ जी, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। देखिए, क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मैं बताती हूँ आपको कि अविश्वास की खाई, अगर हम लोग उसको बोले तो अविश्वास की खाई और चौड़ा हो जाती है। उनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। और दृष्टि किस दृष्टि से, दृष्टि का अर्थ है नजर। ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठती।
अगर ऐसा करे तो उनके मन में हमारे प्रति और शंका आ सकती है। इसीलिए उनको शंका के घेरे से दूर रखने के लिए हम वहां नहीं जाएंगे। सुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करती, क्योंकि हमारे ऊपर से भी उनका विश्वास उठ जाएगा। शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और इस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेंगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कई पर तोपों का स्वर उठता है। ये बातें कर ही रही थी तीनों भी। उसी समय उनको जो शंका थी और लड्डू पर जान देने के लिए देखिए, तीनों के अपने विचार और वे सेनापति को अपनी ओर कैसे लाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी में किया हुआ काम उन्होंने बताया कि कभी नुकसान पहुंचाता है। जैसे पायल की झनकार उठेंगी, श्रीखंड लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मण के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो, क्योंकि उनके पास अभी विलासिता में इतने डूबे हुए हैं कि हमारी कोई भी आवाज उनको चेतावनी नहीं दे सकती। उसी समय सहसा ये तीनों आपस में बातचीत कर ही रही थी, अपने राज्य के प्रति चिंतित थी। उसी समय तोपों की आवाज दूर से उनको सुनाई दी। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। तोपों की आवाज समझ गए कि उन लोगों ने तोपे छोड़नी शुरू कर दी, तो जल्दी से जूही को कहा कि तात्या को तू वो कहाँ पर है, विलासिता में उनको लेकर आ। जूही खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ, बस आपका मुझे हुक्म चाहिए। पाताल से भी मैं उनको उठा के लेके आऊंगी। जाने को मूर्ति है और रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। उसी समय खबर देने के लिए रघुनाथ अंदर आते हैं और जूही उनको लाने के लिए तात्या को खोजने के लिए जाती है। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुराद पेशवा की सेना को हरा दिया। ये खबर लाया उसने कि अंग्रेज लोगों ने हमारे पेशवा के सेना को हरा दिया है और अब वो अपनी तोपों के द्वारा अपनी विजय की खबर आपको देने आए। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? यह घटना सुनकर जूही का मन कांप गया और उसने वो कहने लगी, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा तो रोज ग्वालियर का किला नहीं ले जा सके। ठीक है, अब उनकी आंखें खोलने के लिए जो विलासिता में डूबे हैं उनको ये फल मिल चुका है। लेकिन रघुनाथ से रानी कहती है कि तुम अपनी सेना को तैयार करो ताकि रोज ग्वालियर का किला नहीं ले जा सके। रोज आने अंग्रेज लोग ग्वालियर का किला नहीं जा सके। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वो कभी नहीं ले जा सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच के लिए नहीं, युद्ध के लिए मैं अपनी सेना को तैयार कर रहा हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम भी जाओ। सहसा बाहर देख कर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। उसी समय उसने किसको आते हुए देखा? जिसकी उसकी जरूरत थी, तात्या को। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश।
लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल गए? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, आप मुझे सरदार मत बोलिए, पर आपके लिए तो मैं सेवक, मैं भले ही सरदार हूँ, लेकिन आप मुझे सरदार कहकर संबोधन मत कीजिए। मैं आपके लिए आपका सेवक हूँ, दास हूँ, नौकर हूँ, चाकर हूँ। आप इतना बड़ा सरकार कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आती? यानी तुम एक नारी के सामने इतने बड़े सरदार है, इतने विलासिता में डूबे, इतने ऐशो आराम कर रहे, और तुम यहाँ आकर मेरे सामने झुक रहे हो, क्या तुमको लज्जा नहीं आती है? लेकिन ये तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। क्या है कि चाटुकारों यानी जो किसी के चमचे होते हैं, कहते हैं। एक और एक उदाहरण दिया जाता है कि उनके सपोर्ट में वो पैसे लेकर काम करते हैं, जिसे कहते हैं चमचे। चाटुकारों में जागीर बांटना या उन लोगों को अपनी ओर मिलाना, हम तुमको इतना देंगे, तुम हमारे लिए ये काम करो, तो क्या बांटना अभी खत्म नहीं हुआ? इसी खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा है। समझाइए तात्या भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, आप हमें शर्मिंदा करिए, लेकिन हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती है, क्योंकि हमने थोड़ी सी विलासिता में डूब गए, तो हमारा ये आपका डांटना हमें उचित है, लेकिन आप जानती हो ये क्यों हो रहा है? लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी चक्कर की कमी तो नहीं पड़ी, क्योंकि आपको वहां पर अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, लड्डू, श्रीखंड, शायद उसमें घी की या शक्कर की कमी हो गई होंगी, इसके लिए तोपे चल रही है, या कुछ क्या कारण है मुझे पता नहीं। क्योंकि जो विलासिता में डूबकर खाने पीने में लग जाता है, वो व्यक्ति अपने भान को, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। जूही सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। फिर जूही का मन दहलीज गया। ठीक है, इतनी विनय प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो भी कुछ कहो, अपनी गलती को मान रहा है, तो इससे क्या करो रानी, माफ कर दीजिए। व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे बहुत कुछ आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया, मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत आशा थी, और उस आशा के चलते मैंने एक ये एक उम्मीद लेके आई थी, लेकिन तुम्हारे चलते, तुम्हारे कार्य के कारण मेरी सारी उम्मीदें पानी फेर देती है। इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। अब मेरे से भूल हो गई, लेकिन आप जो भी योजना यानी प्लान, जो भी आप कहोगे उसी को मैं स्वीकार करूंगा और उसी पर चलूंगा। तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। वहां नुपुर बज रहे, वहां नाच नृत्य हो रहे, तो वहां पर तुम तलवारें चलाओ। तलवारों की झनकार की आवाज लगाओ, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रणभूमि का अर्थ युद्ध भूमि, युद्ध भूमि का और एक अर्थ है समर भूमि। तो हमें अपने मौत से जूझना है, लड़ना है। मालूम है हमको हमारी मौत निश्चित है, लेकिन मौत न आने के पहले ही विलासिता में डूबना ये हमारी कायरता है। तुमको अगर मेरी आज्ञा का पालन करना है, तो अपने आप को तुम इस देश के ऊपर, इस राज्य के ऊपर अपना नींव, अपने बलिदान दे दो। महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार ये याद रखना, यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी, तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना है। अगर हमारा बैड लक, दुर्भाग्य का अपोजिट है सौभाग्य, हमारे दुर्भाग्य है, हमको अगर विजय नहीं मिली, तो सेना और सामग्री दोनों दुश्मनों के घेरे से निकाल कर हमें ले जाना है।
ऐसा ही होगा तात्या। मेरा मन कहता है ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पर। मुझे जीत और हार से कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई कार्य न करे जिसके ऊपर कलंक लगे, ऐसा अन्याय न करे, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। तात्या भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू नहीं सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, कोई बदनामी नहीं आएगी, कोई दबा नहीं लगेगा। बस आपकी आज्ञा, मैं अब चला। लक्ष्मी बाई, प्रणाम तात्या। मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या तो जा, मैं भी वहां पहुंच रही हूँ और आप भी वहां पर आ जाना। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी और मुंदर भी साथ। सरकार किसको बोल रही है वहां पर, यहाँ पर जूही लक्ष्मी बाई को। मैं भी आपके साथ रहूंगी जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। तीनों ने अपना अपना काम लिया, युद्ध भूमि की और रानी लक्ष्मीबाई गई। युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मुंदर चली और जूही ने कहा कि तोप खाना, जहां से तो आपका हुक्म आया तो मैं तोप को छोड़ूंगी, ये काम मैं करूंगी। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव की पत्थर बनेंगे, इसलिए हमारा बलिदान देंगे या फिर स्वराज्य को लेंगे। दोनों में से एक काम करना है, लेकिन वापस पलट कर नहीं जाना है, क्योंकि पलट कर जाने वाले लोग कायर कहलाते हैं। पीठ दिखाकर जाने वाले लोग कायर होते हैं। तो हमें या तो मरना है या लेना है। ये तीनों का भी दृढ़ निश्चय था। और इस प्रकार से जहाँ दृढ़ता होती है, वह अपनी शिथिलता उनको कमजोर नहीं बनाती है और वो आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपका ये पाठ आज स्वराज्य की नींव, झांसी की रानी जूही, मुंदर, तात्या, रघुनाथ ने किस प्रकार से अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की, मरते दम तक इसकी वीरता का गुणगान इस पाठ के द्वारा है। अब आगे हम लोग समय आने पर इनके प्रश्न उत्तर और भाषा की बात का विवरण पढ़ेंगे और समझेंगे आप, और उसके उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। हम्म हम्म कितना मिनट हुई देखो लगेगा।